नमस्कार एवरीवन। देखिए इस क्लास में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 7.3। सभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल 9 से लेकर 16 तक सभी को डिटेल समझेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो मेन पॉइंट्स हमने कंबाइन किए थे मैं वो बता देता हूँ आपको कि जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होगा वो NP(r) होगा इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और NP0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और NP1 की वैल्यू हमारे पास n होती है। इसका डिटेल मैंने बता दिया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अगर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को। अगर हमारे पास सपोज कोई वर्ड है, कोई भी चीज़ें है और रिपीट हो रही है तो हम यूज़ करेंगे n⁻r। ठीक है, किस वे में कब यूज़ करना है वो भी बता दिया था। अगर सपोज कोई वर्ड है और उसमें हमारे पास कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सपोज इंस्टीट्यूट मैंने जू लिया था तो 2 वर्ड अल्फ़ाबेट हो रहे हैं रिपीट और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे। अगर ये फॉर्मूला है तो हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला लग जाएगा। तो पूरे क्लास के अंदर हमने इस फॉर्मूले को, इस 4-5-6 चीज़ों को हमने अरेंज कर दिया, कंक्लूड कर दिया। ठीक है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। देखो बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो आपको परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, मतलब कि इस वर्ड को आप कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो। देखो सुनो मेरी बात, अगर सपोज करो मैं अभी बात करता हूँ कि मेरे पास एक भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा तो टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए मेरे पास, टोटल अल्फ़ाबेट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कहूँ तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास हो गए 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो अगर सपोज मैं 9 को अरेंज करता बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो कैसे करता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कैसे करता, यहाँ पे मैं 9 वर्ड्स में से इनमें से कुछ भी लिख सकता था। यहाँ पे 8 क्योंकि एक फिक्स हो जाता ना, एक वर्ड फिक्स हो जाता। देखो अगर रिपीटेशन बोला जाएगा आपको कि रिपीट हो रहा है तो ही हम रिपीट लेंगे, अगर कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो हम रिपीट कभी नहीं लेंगे। आपको इस वर्ड को अरेंज करना है, तो इस वर्ड को कैसे अरेंज करना होगा, मैंने कहा आपको आपके पास एक वर्ड है जू, तो आपको अरेंज करना है तो 3 ही वर्ड से कर सकते हैं, ZOO, OZO या OOZ। तो हमें रिपीट नहीं करना उन चीज़ों को। ठीक है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कर देते। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स कौन से हो गए मेरे पास, रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से कितनी बार हो गए। देखो ए देखते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स तो मेरे पास ए आ रहा है। ठीक है, एल एक बार, 2 बार मेरे पास एल आ रहा है, HBD। ठीक है, तो मेरे पास ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो जो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास हो गए कितने, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4। हमारे पास ए बार रिपीट हो रहा है तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 जो ए है वो उसको हम एक ही मान लेंगे और 2 हमारे पास एल रिपीट हो रहा है मीन्स 2 फैक्टोरियल। तो अब आपके पास जो भी आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तक कर दो, क्योंकि मुझे पता है 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 4 फैक्टोरियल से मैंने 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिया, 1 को छोड़ दो, 2 से काटा, इससे काटा 3 आ गया हमारे पास। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5, जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख लेना, समझ में आ रही है। तो इलाहाबाद को हम इतने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे जू वर्ड को मैं 3 तरीक़ों से लिख सकता हूँ, ना कि 6 तरीक़ों से। लेकिन अगर सपोज मेरे पास ZOP है तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इसको मैं 6 तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ। क्लियर हो गया ना भाई, 1 2 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सपोज यहाँ पे Z फिक्स कर दिया तो OP बचा, O फिक्स कर दिया तो P बचा, तो 3 2 1 तो 3 2 6। तो चीज़ों को समझो, अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो चीज़ें अलग हैं, अगर वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे तो हमारे पास चीज़ें अलग हैं। तो इन तरीक़ों से, दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। सो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 1 से लेकर हमारे पास 9 तक नंबर्स हैं। तो मेरे पास नंबर्स हो गए, वो कितने हो गए, जो टोटल नंबर्स आर हमारे पास कितने हो गए, 9। कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर।
अब बोल रहा है कि यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। देखो इस पे अंडरलाइन कर दो, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको कर दो ब्लॉक, मीन्स अंडरलाइन कर दो। आप कर दिया। अब एक बात सोचते हैं, तो 4 डिजिट नंबर बनाना है। मैं पहले प्रैक्टिकली समझता हूँ। एक देखो, मुझे यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 और 4। अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करूँगा तब भी हो जाएगा, मैं फॉर्मूले से करूँगा तब भी हो जाएगा। दोनों से करके देखते हैं कैसे। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने सीखा है पहले जो हमने करते हुए आए हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना। पहली चीज़ कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, यहाँ पे 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी, 3 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे तो मेरे पास हो गए 4। अगर सपोज रिपीट नहीं हो रहा, अगर रिपीट नहीं होगा, सपोज करो मैंने 1 को फिक्स कर दिया, तो ये कितने नंबर बचे? 8 नंबर बचे। मीन्स यहाँ पे इन 8 में से कोई भी नंबर यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। तो समझ में आ गया मेरी बात? तो यहाँ पे जाएंगे मेरे पास 9, सॉरी मतलब यहाँ पे 9 में से कुछ भी आ सकता है ना। तो अगर मैंने 1 फिक्स कर दिया तो 8 बचे, तो यहाँ पे मेरे पास 8 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अब 2 फिक्स कर दिए, सपोज एक यहाँ फिक्स हो गया, एक यहाँ फिक्स हो गया। चलो सपोज करो 8 और 9 फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो 2। तो कितने नंबर्स बचे मेरे पास? 7 नंबर बचे। अब इन 7 में से 1 से लेकर 7 तक यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अब सपोज मैंने 3 फिक्स कर दिए तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं बाई फॉर्मूला वाइज। टोटल ऑब्जेक्ट्स इतने, नंबर्स हैव टू सिलेक्ट, तो मीन्स NPR। तो कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं? 9। कितने हमें चाहिए? 4। तो R की वैल्यू कितनी होगी? 4 डिजिट हमें चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल मीन्स 9 फैक्टोरियल, N माइनस R मीन्स 9 में से 4 गया उसका फैक्टोरियल। क्लियर और नोट? सो 9 फैक्टोरियल, 9 में से 4 गया 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। और नीचे हमारे पास क्या है? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो गया मेरे पास? कैंसिल आउट। तो क्या बचा? यही तो बचा जो मेरे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आया, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6। जो भी आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चीज़ों को समझो कि अभी हमारे पास इनमें से देखो वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था, तो रिपीट नहीं हो रहा था तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अगर रिपीट होता तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर पाता। क्लियर? तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी आ गया आंसर वही, और हमारे पास बाय फॉर्मूला वाइज से भी आंसर वही आ गया। तो चीज़ों को आप समझने लग गए होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं। तो डो नॉट वरी, अभी हमारे पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4, 5। लेट्स जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड प्लीज़। ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है? प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड। एग्जाम्पल्स में ये हमारे पास 4 और 5 एग्जाम्पल नहीं है, ये कुछ और ही एग्जाम्पल्स हैं। मुझे जस्ट चेक करने दीजिए। एग्जाम्पल, दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 9 एंड दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 10। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 था, एग्जाम्पल नंबर 10 था। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 की। देखिएगा, हाउ मैनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 से लेकर 5 तक इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। देखो मैं दोनों बातें समझाने वाला हूँ। अब उसने क्या बोला है? 100 से लेकर 1000 के बीच में हमें एक नंबर चाहिए। आप एक बात सोचो ज़रा कि कितने डिजिट का नंबर चाहिए लाइंग बिटवीन, भाई 100 से लेकर 1000 के बीच में, 100 to 1000। स्टार्टिंग कहाँ से होगा हमारे पास? 101 से। एंडिंग कहाँ पे होगा? 999। तो कितने डिजिट हो गए मेरे पास? 3 डिजिट्स हो गई, यस और नो? 3 डिजिट का नंबर बनने वाला है। अब 3 डिजिट का नंबर तो बन जाएगा, लेकिन वो नंबर हमारे पास कौन सा बनेगा और कैसे बनेगा वो हमें चीज़ों को देखना है। मैं वही बात कर रहा हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, फिर मैं बात करूँगा फॉर्मूले से। देखो आपको फॉर्मूले वाली चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर करोगे, प्रोबेबिलिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी चैप्टर बन जाएगा आपके लिए, अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से समझ लिया तो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ढंग से समझ लिया तो इस चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आने वो मेरी गारंटी है। तो इस चैप्टर को समझो, इस चैप्टर को ऐसे छोड़ना नहीं है कि चलो छोड़ देते हैं इस चैप्टर को तो हम। क्लियर? सो अब देखो समझ में आ गया क्या कि 100 से लेके 1000 के बीच में 100 to 1000 हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनने वाला, ये कंफर्म हो गया है। 100 और 1000 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा है बिटवीन, बीच में। मैंने कहा कि आप सपोज यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आपके और मेरे बीच में कितने बंदे बैठे हैं? एक तो बैठा होगा।
3 थोड़ा ना कहेंगे हम। समझ में आ रही है मेरी बात? आपके और मेरे बीच में कितने बंदे बैठे हैं? एक बच्चा बैठा है। ऐसे ही 100 एंड 1000, तो इन के बीच में कौन से नंबर हुए? 101 इज़ द फर्स्ट नंबर, 999 इज़ द लास्ट नंबर। तो ये कंफर्म हो गया कि 3 डिजिट का नंबर बनने वाला है। अब 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन किन वर्ड से बनाना है मुझे? 0 से लेके 5 तक। अब एक बात बताओ, थोड़ा सोचना पड़ेगा चैप्टर के अंदर। कुछ रटाया कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6, क्या मैं यहाँ पे कुछ भी फिक्स कर सकता हूँ? 0 1 2 3 4 5? नहीं, यहाँ पे आप 0 को फिक्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सपोज आपने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया तो नंबर कुछ ऐसे बनेंगे मेरे पास। सपोज यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ भी 2 नंबर ले लो, 025, 045, 043, तो ऐसे नंबर बनेंगे। तो 0 को तो मैं यहाँ पे फिक्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर बन गया। 025 इज़ नॉट ए 3 डिजिट नंबर, वो हमारे पास बिलो 100 हो जाएगा। ये सारे नंबर बिलो 100 हो गए। इट मीन्स वॉट कि यहाँ पे मैं 0 को फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन 1 को फिक्स कर सकता हूँ, 2 को फिक्स कर सकता हूँ, 3 को फिक्स कर सकता हूँ, 4 को एंड 5 को। इन सभी नंबर्स को मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। तो कितने वेज हो गए मेरे पास? 5 वेज हो गए। 5 वेज हुए नहीं हुए, 1 से लेके 5 तक मैंने कोई भी नंबर फिक्स कर सकता हूँ। चलो सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 को फिक्स कर दिया, तो अब मेरे पास, मैंने 1 को फिक्स कर दिया, तो अब इस बॉक्स के लिए कौन कौन से नंबर अवेलेबल बचे? 0 बचा। देखो अब 0 तो अभी अवेलेबल होगा। यहाँ पे मैंने कहा 109, ये नंबर तो होगा ना। तो इस नंबर को मैं कैसे काउंट करूँगा? 0 भी हो सकता है, 1 चलो सपोज मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा और 5 बचा। 5 नंबर बचे अभी भी मेरे पास। फिर दोबारा से, क्योंकि 0 मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकता था, मैं 0 को यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास 0 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। तो यहाँ पे भी मेरे पास 5 नंबर हो गए। अब सपोज मैंने यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिया, तो अभी भी मेरे पास 4 नंबर बचे हुए हैं। 0 2 3 4, 0 लास्ट में आ सकता है, जैसे मैंने कहा 120 लास्ट में तो आ सकता है ना, तो 0 लास्ट में आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर बचे? 4 बचे। तो 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 100 आ गया। कितना आंसर आ गया मेरे पास? 100। बोलो समझ में आया या नहीं? बेसिक फंडा समझ में आ रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितना इजी कर रखा है इस एफपीसी ने हमारे लिए क्वेश्चंस को। जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ना, सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व कर देता है आपका एफपीसी। इसलिए चीज़ों को समझो। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, देखो ये 11th 12th का जो बेसिक फंडा है ना, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा। तो चीज़ों को पकड़ लो, इसलिए मैं दोनों चीज़ों से करा रहा हूँ, इससे भी और इससे भी। ये भी आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। जब अगर एक ही नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो एक नंबर का क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा। इससे फॉर्मूला से करने बैठोगे तो 2-3 मिनट लग जाएंगे, तो टाइम सेव करेगा। क्लियर और नोट? अब बात करते हैं हम अपने बेसिक इससे फॉर्मूले से। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं 6, मुझे देखो क्या करना है। टोटल कितने वर्ड्स हैं मेरे पास? 6 वर्ड्स हैं। अरेंज कितने करने हैं? 3 वर्ड्स। सो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं देखो इस तरीके से ले लेता हूँ। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सुनना मेरी बात। मैं क्या कह दूं कि 6 वर्ड में से मुझे 3 को सिलेक्ट करना है। क्या मेरा आंसर हो गया? 6 में से सिंपल सी बात है ना, मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 6 में से मुझे 3 का सिलेक्शन करना है, ठीक है। लेकिन इन 6 में से अगर कोई भी 3 का सिलेक्शन करोगे तो हमारे पास 025 भी तो सिलेक्ट हो गया, 031 भी तो सिलेक्ट हो गया। बट हमें अब क्या करना होगा? अब हमें इन अल्फ़ाबेट्स को हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करना होगा। कुछ चीज़ों समझ पा रहे हो? वही बात मैं देखो यहाँ पे समझाई, मैं वही बात यहाँ समझा रहा हूँ। 6 में से हमने 3 वर्ड्स को हमने ले लिया, कोई भी 3 नंबर्स, उनको अरेंज कर दो, तो अब सारे अरेंज हो गए। तो उन अरेंजमेंट में से ये नंबर भी तो अरेंज हो गए, 025, 031, 042, लेकिन ये तो 100 से बिलो है। इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा। अब वो माइनस हमें क्या करेंगे वो सुनो। हमें वो माइनस करने हैं, अभी देखो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जो नंबर्स हमारे पास लेस देन 100 हैं वो हमें माइनस करने हैं। लेस देन 100 वाले 99, 95, सॉरी 99 तो बनने वाले, क्योंकि 9 है ही नहीं ना। 54, 53, 52, 51, 21, 23, 24, 25 सब नंबर बनने वाले, हमें इनको माइनस करना है। कैसे अरेंज करेंगे वो देखो। तो 6p3, आप एक बात बताओ, लेस देन 100 हमारे पास कौन से नंबर बनेंगे? यहाँ पे समझा देता हूँ। इधर देखो, इधर प्लीज़ फोकस करना बात पे।
लेस देन 100 हमारे पास कौन से नंबर बनेंगे, यहाँ पे तो जीरो आने वाला है, ये तो फिक्स हो गया, इधर जीरो आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और यहाँ पे अगर एक फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा। समझो बात को, जीरो तो हमारे पास फिक्स हो चुका है, इसको तो हमें चेंज करना ही नहीं है। अब 2 डिजिट का नंबर लेस देन 100 मीन्स, इसका मतलब क्या है, मीन्स 2 डिजिट नंबर। मतलब क्या है इसका कि 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर हमें कैसे बनेगा, ये देखो 2 डिजिट का नंबर। अब इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, दोनों बातें तो सेम है। यहाँ पे मैं 1 से लेके कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकता हूँ, यस और नो। 1 से लूँगा तो 11 12 बन सकता है, 13 14 15 कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए मेरे पास, 5 तरीके हो गए, 5। तो टोटल मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट्स हो गए, और 5 में से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास 6 नंबर्स थे, मुझे 3 सेलेक्ट करने थे। अब मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स और 2 जगह पे सिलेक्ट करना है, मतलब 5P2 को माइनस कर दूंगा। समझ आया या नहीं? लेस देन 100 का मतलब 5 नंबर में से 2 को सिलेक्ट करोगे तभी तो मेरे पास आपके वो बन जाएगा। अब आपका कहना है सर 5 नंबर तो हमारे पास ये भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने इसका मतलब यही होगा कि वो 5 नंबर जो लेस देन 100 होगा वो हमारे पास 2 आपको सिलेक्ट करने हैं, तो वो 2 सिलेक्ट होकर अपने आप माइनस हो जाएंगे। तो 6P3 माइनस 5P2। अभी देखो मैं सोल्व करने का और इजी तरीका बताऊंगा, समझ में आएगा ना? देखो ये दोनों मात्रा समझ में आ जाने चाहिए अब आपको। 6P3 का मतलब एक्चुअली है क्या, मैं देखो अभी तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, बट आज के बाद जो मैं तरीका इस तरीके से कर रहा हूँ, इस तरीके से कभी सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ तो करोगे, इसके बाद तो सोल्व करने तरीका देखो। 6P3 है, तो 6P3 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया तो 3 फैक्टोरियल। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। तो हमने इसको यू कर दिया कैंसिल आउट, तो बचा क्या मेरे पास 6 गुना 5 गुना 4 बच गया हमारे पास 6P3 की वैल्यू। आपको याद हो तो मैंने जस्ट आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी जब मैंने लास्ट क्लास ली थी इंट्रोडक्शन वाली, तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1। अब इस फॉर्मूला यूज़ करने वाला है, देखो कैसे। 6P3 आए, अगर आए कोई फॉर्मूला आए, कोई भी इक्वेशन बने 6P3 माइनस 5, तो कैसे सोल्व करेंगे, 6 में से 3 को माइनस कर दो, मतलब जो है हमारे पास नंबर है तो 6, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ 3 बार, तो 6 गुना 5 गुना 4, मतलब 3 टर्म्स तक। सिंपल सी बात है, ऐसे इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल को सोल्व करो 2 बार, मतलब 5 गुना 4 सिर्फ 2 बार। समझे मेरी बात, 2 टर्म्स तक ही लिखना है आपको, 3 टर्म्स तक लिखना है, 1 2 3 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स तक लिखना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टाइम बच गया काफ़ी, तो 6 5 30, 30 चौके 120 और 5 चौके 20, 5 बजे 20, कितना आंसर आ गया हमारे पास 100 आ गया। कितना टाइम लगा समझने में, कितनी ईजी से हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, FPC लगाओ, काम खत्म। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए ये तरीका अपनाना पड़ेगा, यूज दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और फिर भी ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, आपका समझ में मैं कोई ना कोई सोल्यूशन आपको निकाल दूंगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोलता है। ठीक है, सो मे बी दिस वीडियो लेंथ मे बी लिटिल बिट लॉन्गर देन अदर वीडियोज़। बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ n, लेकिन चीज़ों को देखो, ये चैप्टर है ही ऐसा कि आप जब तक समझोगे नहीं तो आपको समस्या आती रहेगी, तो चीज़ों को समझना तो आपको पड़ेगा। बोल रहे NP5 इज इक्वल्स टू 42 NP3, और वहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन है, तो सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। बस हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि NPR की जो फॉर्मूला है, NPR का जो फॉर्मूला है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल है। अब चाहे इसको यूज़ करो चाहे दूसरे वाले जो हमारे पास n माइनस r प्लस 1 वाला था, बट हम इसको यूज़ क्या करेंगे। तो NP5 मतलब क्या हुआ, देखो चलो सोल्व कर देते हैं, सॉरी। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, यस और नो, इज इक्वल्स टू 42। NP3 मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, यस और नो, बिल्कुल ठीक।
n-3 और n-5, जैसे हमने फॉर्मूले पता है। अच्छा, क्या मैं कह दूँ कि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, क्योंकि तो दोनों हमारे पास इक्वल टू में है, ये से हमारे पास ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 बच गया, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। n-5 फैक्टोरियल, आप एक बात ज़रा समझो, और ऊपर यहाँ पे क्या बचा n-3 फैक्टोरियल। देखो मैंने आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बता दिया है ऑलरेडी। जैसे मैंने कहा अगर सपोज करो मेरे पास लेट 5 फैक्टोरियल है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 5, फिर 5 में से एक कम करूंगा, मतलब 5 माइनस 1 करना पड़ेगा तो 4, फिर इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, फिर इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, लास्ट में कहाँ तक जाएंगे हम 1 तक जाते हैं। सिमिलरली अब जरा एक बात सोचो, जब n-5 है, जब इसमें से मैं एक टर्म माइनस करूंगा तो n-6 बन जाएगा, मतलब इसको सोल्व नहीं करूंगा मैं, समझो ये तो हमें रखेंगे एज इट इज़। 42 हमेशा जब भी इक्वेशंस बनेंगी तो एक ये फैक्टोरियल वाली टर्म्स कटेंगे ही कटेंगे। कैसे? n-3 एज इट इज़, जब 5 फैक्टोरियल था तो 5 एज इट इज़, n-3 फैक्टोरियल है तो n-3 एज इट इज़। अब n-3 में से एक टर्म माइनस कर दूंगा, क्यों? जब 5 था तो उसके बाद 4 लिखा था ना, तो n-3 है, क्योंकि क्या क्या हमने -1 किया था, तो इस पूरी टर्म में से मैं एक को माइनस कर दूंगा। पता नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया। अब 3 कब लिखा था हमने? जब 5 में से 2 को माइनस किया, तो 5 की वैल्यू 5 की जगह कौन है हमारे पास n-3, तो n-3 में से हमने 2 को माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें क्या चलती जाएंगी, चलती चली जाएंगी। कब तक? जब तक हमारे पास जो इधर वैल्यूज़ है वो कट ना जाए। देखो क्या कहा मैंने, n-5 फैक्टोरियल, ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन था समझाने के लिए ऐसे लिखा, वरना डायरेक्ट लिख देता। तो n-3 -1 मीन्स n-4, और ये हमारे पास n-5, -3 -2 -5। तो हमें चीज़ों को लिखते जाना जब तक हमारे पास राइट हैंड साइड में आना जाए, या फिर कभी कभी हो सकता है राइट हैंड साइड वैल्यूज़ को हम सोल्व करते जाएं जब तक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज़ ना आ जाए। तो 9-5 फैक्टोरियल से 9-5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। क्लियर और नॉट? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना सारी टर्म्स, ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचा मेरे पास 1, चलो मैं 1 को छोड़ो, इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, n-3 n-4 को, तो n-3 और n-4 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर बचा मेरे पास केवल 42। तो इसको अब सिंप्लीफाई करना है, चलो कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा ना आपको। सो देखते हैं क्या आएगा। तो n² -3n -3n आ गया, माइनस n को किया -4 से तो -4n, -3 को -4 से किया तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 42। तो इज इक्वल टू 42 को मैं इधर ले आया तो -42। तो n² 3n और 4n 7n, 12 में से 42 गया तो माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। क्या कोई फैक्टर बन रहा है? यस, 10 और 3, 10 में से 3 गया 7, 10 3 से 30। तो इट मीन्स वॉट कि आपके पास n², देखो हमें -7 चाहिए, तो -7 मुझे कब मिलेगा? जब मैं -10 + 3 कर दूंगा तो इट मीन्स वॉट -10n + 3n -30। 10 में से 3 गया 7, वो भी माइनस का, और -10 × 3 -30। ये तो फैक्टर बनाने तो आपको आते ही होंगे। n अगर मैंने कॉमन निकाला इन दोनों में से तो क्या बच गया मेरे पास? n-10। 3 कॉमन निकाला मैंने इन दोनों में से इज इक्वल टू 0 है, तो क्या बन जाएगा? n-10, क्योंकि 3 कॉमन निकाल गया तो n बचा। 30 में से 3 कॉमन निकाला तो 10, क्योंकि 3 10 जा 30, ये बन गया। सो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ उस तरफ, क्योंकि अभी हमारे पास इधर स्पेस नहीं है। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। क्या मैं कह दूँ n-10 कॉमन निकाल लो? तो n-10 मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? n + 3। सो हमारे पास वैल्यू क्या बची? n + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात सोचो, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि n की वैल्यू 4 से बड़ी ही होगी, 4 से छोटी तो हो नहीं सकती। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही है n की? जब n-10 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बारी हम n + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो 0 बनेगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास 10, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -3। लेकिन n की वैल्यू 4 से बड़ी है, इट मीन्स 4 से छोटी होगी ना। सो हैंस n वैल्यू इज ग्रेटर देन 4, सो आंसर इज n वैल्यू इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास n का कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास? 10 हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन ये तो था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 10 आ गई। समझ आया? सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। सो नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल। तो समझ में आ रही है क्वेश्चंस की लेवल आपके ज़्यादा मुश्किल नहीं है। NP4
n-1p4 इज इक्वल्स टू 5/3 और बोल रहा है n की वैल्यू यहाँ पे भी 4 से बड़ी है। सो फॉर्मूला खोल देंगे हम। फॉर्मूला आप जानते ही हो कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। सो क्या मैं कह दूँ कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर, आर की वैल्यू यहाँ पे ये है, डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखो n की जगह हमारे पास n माइनस 1 है, ठीक है। n माइनस आर मीन्स n माइनस 1 माइनस आर, आर की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये बन जाएगा। चीज़ों में कंफ्यूज मत हो जाना। n की वैल्यू n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 माइनस आर, आर की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 4 है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व कर देंगे। चलो, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब एक बात समझो, जो ये वैल्यूज़ है हमारे पास, ये वैल्यूज़ है, ये जब ऊपर जाएगी तो पलटी मारेगी, तो अब मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो ये टर्म ऊपर जाएगी तो n, सॉरी स्केच पेन दूसरा हो गया, n -1 -4 क्या हो जाएगा? माइनस का 5 फैक्टोरियल, और ये n -1 ये भी फैक्टोरियल में है, ये n -1 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अब मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ एक बात, कि जो फैक्टोरियल्स हैं मेरे पास वो सारे के सारे कैंसिल आउट होंगे ही होंगे, होना पड़ेगा उनको, अदरवाइज़ क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। लेकिन अब एक चीज़ हम जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास वैल्यू कम होती है, मतलब माइनस होती है, हमेशा होती रहेगी 1, ठीक है। अब देखो, जैसे n फैक्टोरियल n माइनस 1 है, n से अगली टर्म कौन सी होगी? n माइनस 1 ही होगी। पता नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाए। n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूंगा? याद करो, जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो से पहले वाला जो था उसमें मैंने बताया था, सॉरी इससे 7.1 का जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें, इस 7.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में, n फैक्टोरियल इज व्हाट, कि n फिर n में से एक टर्म माइनस करनी है। 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 फिर 5 में से एक टर्म माइनस करनी है, तो n माइनस 1। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ आ रही है बात? ये हमारे पास सपोज n फैक्टोरियल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5 की वैल्यू क्या है? n है, तो n 4 क्या लिखेंगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, वही तो मैं लिख रहा हूँ। n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हुई? n, फिर n में से एक टर्म माइनस कर दो, फैक्टोरियल। क्यों किया मैंने यहाँ तक? क्योंकि मेरे पास मुझे दिख रहा है कि नीचे मेरे पास यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ से मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें से और इसमें से हमारे पास क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। क्लियर है ना? क्योंकि हमें पता है इनमें से क्लियर होगा। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं इसमें से एक टर्म माइनस कर दूँ तो n माइनस 5 माइनस 1, तो n माइनस 6 बन जाएगा। इसको करो -4 माइनस 5, मतलब इसको हमें सोल्व करना है, तो n माइनस 4, इससे अगली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? n माइनस 4 माइनस 1 मीन्स n माइनस 5 का फैक्टोरियल। इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है? ये से हमारे पास ये कटा, ये से हमारे पास ये कटा, इज इक्वल टू हमारे पास 5/3 बचा, और हमारे पास जो सोल्व हो गया आई n बचा ऊपर, n माइनस 4 बचा नीचे, और हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, n को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3n, 5 को मल्टीप्लाई किया इससे तो कितना हो गया? 5n माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3n को उधर ले आते हैं, -20 को उधर ले आते हैं, तो 20 इधर आ गया, 5n माइनस 3n, तो कितना बचा? 5n में 3n गया तो 2n, और इज इक्वल टू 20। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई? अगेन 10। बोल रहा था n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, n की वैल्यू हमारे पास 4 से बड़ी है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? हमारे पास इसका आंसर हो गया। किसका? एग्जाम्पल नंबर 12 के सेकेंड पार्ट का। क्लियर और नोट? सो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की। देखिएगा, तो समझ में आ रही हैं आपको बातें? देखो अब तो मुझे जहाँ तक लगता है कुछ मुश्किल लग नहीं रहा होगा इतना, क्योंकि है भी नहीं। तो एग्जाम्पल 13 बोल रहे फाइंड आर इफ 5 इंटू में 4PR इज इक्वल्स टू 6 इंटू में 5PR माइनस 1। तो सोल्व हो जाएगा क्या? ये बिल्कुल हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। 5 मल्टीप्लाई 4PR मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 5PR माइनस 1। देखो अब यहाँ पे R माइनस 1 इधर है, तो थोड़ा ध्यान से करना है, गलतियाँ मत कर देना। 5 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 5 माइनस R माइनस 1,
r-1, लेकिन ब्रैकेट लगा देना क्योंकि साइन चेंज होने वाला है, क्योंकि इसके बाहर माइनस है, n-r, ये हमारे पास n हो गया और ये पूरा का पूरा हमारे पास r हो गया, तो n-r, 5 - r-1, ये माइनस के बाहर ब्रैकेट ज़रूर लगा देना क्योंकि अंदर साइन चेंज होने वाला है। बच्चे यहाँ पे मरते हैं, फंसते हैं, गलतियाँ करते हैं और क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना, इस माइनस का ध्यान ज़रूर दे लेना, ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को यहाँ पे गलतियाँ करते हुए देखा है। अब हमें सिंप्लीफाई करना, वो सिंप्लीफाई करना इज़ नॉट ए बिग डील, इसको सिंप्लीफाई करना, ये थोड़ा इसको ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो 5, देखो 5 फैक्टोरियल है, इसको मैं से लिख दूँ 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 5 - r+1 का फैक्टोरियल, इसको जब सोल्व करेंगे तो बनेगा, क्योंकि ब्रैकेट जब खोला तो अंदर का साइन चेंज, माइनस की जगह प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या बना मेरे पास 5 और 5 और 1 6, तो 6 - r बना, क्या बना 6 - r का फैक्टोरियल बन गया। तो अब आपको इसको सोल्व करना होगा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 - r का फैक्टोरियल और यहाँ पे मेरे पास क्या है 6 - r का फैक्टोरियल, देखते हैं। सो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल मैंने पहले कैंसिल आउट कर दिया, थोड़ा इजी हो गया ना क्वेश्चन, दिख रहा है मुझे, थोड़ा इजी लग रहा है मुझे। अब 5, देखो अगर मैं इसमें से -1 करूँगा तो 4 में से 1 गया 3 बन जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात, -1 गया तो 4 में से 1 गया 3, तो और छोटा बन जाएगा, इसका मतलब मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो 6 - r, इससे अगली टर्म कौन सी होगी, 6 - r-1, 6 - r-1, तो 6 में से 1 गया 5, तो 5 - r बन जाएगा। फिर इसमें से एक टर्म और माइनस करो, तो 5 - r-1, 5 में से 1 गया 4, तो 4 - r बन जाएगा, ये हमारे पास ये बन जाएगा 4 - r फैक्टोरियल। तो एक्चुअली किया क्यों हमने, क्योंकि इससे हमें इसको काटना है, तो बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, 6 - r को ऊपर ले जाओ, 5 - r को ऊपर ले जाओ, 30, और ये न्यूमेरिकल नंबर है तो इसको नीचे ले आओ, तो ये हमारे पास हो गया इधर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 = 30, 6 इंटू में r, 5 इंटू में r, और r को r से किया तो प्लस का r², और 5 को 6 से किया तो 5 × 6 = 30, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, r² प्लस का r², -6 और -5 -11r प्लस का 30, इस 6 को मैं इधर ले आता हूँ, = 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई, r² -11r, 30 में से 6 गया 24, = 0। फैक्टर बन रहे हैं कुछ इसके, 24 24, हाँ 8 और 3, तो r² -8r, 11 चाहिए ना, माइनस का 11, तो 8r - 3r और प्लस का 24 = 0। तो क्या मैं कह दूं कि r कॉमन निकाला तो क्या बच गया मेरे पास, r -8, -3 कॉमन निकाला तो क्या बच गया मेरे पास, r -8 = 0। यहाँ से r कॉमन निकाला, यहाँ से -3 कॉमन निकाला, इन दोनों में से, तो ये बन गया। तो r -8 वैल्यू आ गई और r -3 वैल्यू आ गई, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी मेरे पास, =8 और =3, क्योंकि एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में क्या कुछ बोला है, बोल रहा है फाइंड r बोला गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। समझ आया? सो क्वेश्चन इजी है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा बस फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ छोटा सा, वो ज़्यादा कोई बड़ा फॉर्मूला है नहीं है हमारे पास। दिस इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 13। नाउ मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 14। देखिए काफ़ी बड़ी वीडियो बनने वाली है। सो एग्जाम्पल नंबर 14, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द लेटर, इसको मैं इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लेटर, 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो हमारे पास जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, हमारे पास डॉटर है, ठीक है। और बोल रहा है फर्स्ट जो है ऑल वोवल्स टुगेदर, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। वोवल तो जानते ही हो आप कि वोवल्स हमारे पास कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो वोवल्स हमारे पास साथ साथ आने चाहिए। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, देखो लिखूंगा तो बाद में कि कैसे अरेंज करना है, बट पहले समझो बात को, समझो। इस डॉटर वर्ड में हमारे पास कौन कौन से वोवल हैं, ए हो गया,
यू हुआ ना, ए हो गया, यू हो गया और हमारे पास ई हो गया। तो हमारे पास 3 वोवल्स हैं। बोल रहे हैं कि सारे के सारे वोवल्स आपके पास साथ साथ आने चाहिए। जैसे मैंने कह दिया डी ए यू ई जी एच टी आर। देखो ध्यान से देखो, ये वर्ड हमारे पास हो सकता है, यही वर्ड हमें बोल रहे हैं ऐसे कितने वर्ड्स होंगे हमारे पास। जैसे मैंने कहा डी जी एच टी आर ए यू ई, ये भी तो एक वर्ड बन रहा है, डॉटर से ही बना और हमारे पास वोवल साथ साथ हैं तो ऐसा वर्ड बन जाएगा। मैंने कहा जी एच टी ए यू ई आर डी, ये भी तो बना क्योंकि हमारे पास 3 वर्ड्स हैं और तीनों के तीनों हमारे पास ए यू ई वोवल्स हैं और साथ साथ आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास कितने वर्ड्स बनेंगे वो हमें ध्यान रखना है, हमें उसको सोल्व करना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अब सुनो, मैं एक काम करता हूँ। क्या काम? कि जो वर्ड्स मेरे पास देखो, डी बचा, जी बचा, एच और टी और आर, ये 5 तो हमारे पास कभी भी और कहीं भी कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास ए यू और ई है, इसको मुझे साथ साथ लेके आना है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि इन तीनों वर्ड्स को मैं एक वर्ड मान लेता हूँ। सपोज करो जेड। अभी समझने के लिए कितने वर्ड्स मान लिया मैंने, इसको एक वर्ड मान लिया और वो क्या मान लिया मैंने, सपोज करो जेड। लिसन, अब मुझे बताओ कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए? 6 बचे। लिखोगे नहीं जेड को, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे, समझोगे? कितने होंगे हमारे पास? हो गए 6 अल्फ़ाबेट्स हो गए। अब इन 6 को तो मैं कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। जहाँ पे भी जेड आएगा, सपोज ये भी हो सकता है मेरे पास, अगला वर्ड कौन सा बन सकता है अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ? तो डी जी एच जेड टी आर। इस जेड का मतलब क्या होगा? ए यू ई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अब हमारे पास अपने आप ही। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही है? देखो समझो, फीलिंग समझो क्वेश्चन की। इस पूरे अल्फ़ाबेट्स को मैंने जो जितनों भी हमें साथ साथ लिख के चलना था उसको मैंने एक मान लिया, वो हमारे पास हो गया जेड। तो हमारे पास अब इसको अरेंज करेंगे तो ये पूरा अरेंज होता रहेगा, डी जी एच टी आर जेड। तो इसको अरेंज करने के हमारे पास हो गए 6 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि जब आप इसको बॉक्स में बनाओगे तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डी जी एच टी आर जेड। तो 6 यहाँ पे सपोज डी फिक्स हो गया तो एच जी एच टी आर जेड, तो 4 यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 और 6 5 4 3 2 1 मतलब 6 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे पास ये हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, समझो मेरी बात का मतलब। अब ए यू ई भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। समझो 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 समझो, मैंने कहा इसी वर्ड की बात कर रहा हूँ। देखो ये वर्ड कहूँ या फिर ये भी तो हो सकता है, डी यू ए ई जी एच टी आर। समझो मेरी बात का मतलब, ए यू ई है, ये आपस में जो 3 वर्ड्स है ना, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। ए यू ई है, यू ए ई हो गया, ए ई यू हो गया, बाकी तो हमारे पास वही है। तो 3 वर्ड्स हमारे पास ये जो थे, ये भी आपस में अरेंज होंगे, ए यू ई, यू ए ए यू, इस तरीके से। तो मतलब ये कितने वर्ड्स हैं? 3। तो इन 3 वर्ड्स को भी हमें आपस में अरेंज कर देना है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। तो 6 फैक्टोरियल गुना में 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व करना तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 4 3 2 0। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन का फिजिकल सिग्निफिकेंस, अगर आप क्वेश्चन को पकड़ने लग गए कि हाँ किस तरीके से हमें सोचना है, किस तरीके से हमें करना है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो इसको अब लिखने का तरीका क्या है सब वो भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से, कि हमें अरेंज करना है डॉटर को। सो देर आर टोटल 3 4 5 6 7 8। तो टोटल अल्फ़ाबेट्स या ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए। टोटल वोवल्स कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। सो हमने क्या किया? लेट ऑल वोवल्स मेक ए सिंगल अल्फ़ाबेट। अपनी तरफ से क्वेश्चन को बना दो कि लेट मेक ए सिंगल अल्फ़ाबेट। सो तो नाउ जो अब हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स बचे? तो नाउ टोटल, जस्ट स्केच में दूसरा ले लेता हूँ। टोटल अल्फ़ाबेट्स आर कितने हो गए हमारे पास? 5 और 1 6 हो गए थे ना, तो 6। सो इनको अरेंज करने के तरीके, सो अरेंज दीज अल्फ़ाबेट्स in 6 factorial ways. Now we can arrange the all vowels together. तो जो हमारे पास वोवल्स हैं उनको भी तो हम 3 तरीक़ों से हम अरेंज कर सकते हैं, तो मीन्स 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे हमारे पास। सो टोटल बस डायरेक्ट लिख दो आप कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल
तो यहाँ पे लिख देना कि 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, वोवल्स कैन बी अरेंज्ड, कैन विल या फिर विल ऑल्सो बी अरेंज्ड, कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन 3 डिफरेंट वेज, 3 फैक्टोरियल वेज, 3 फैक्टोरियल वेज। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 4 3 2 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो मेन मकसद ये तो समझ में आ जाएगा, मेन चीज़ समझ लो कि करना क्यों है, कैसे करना है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 ही है लेकिन सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि बोल रहा है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है ना, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। एक बार बताओ, हमारे पास जो वर्ड था डॉटर, हमारे पास जो वर्ड था डॉटर, या तो इसमें साथ साथ वोवल आएंगे या वोवल साथ साथ नहीं आएंगे, दो ही तो केस बनेंगे। इसके अलावा कोई केस बन सकता है क्या? इसके अलावा और कुछ तो केस नहीं बनने वाला ना। या तो हमारे पास वोवल साथ साथ आएंगे या फिर साथ साथ नहीं आएंगे, या तो हमारे जैसे वर्ड बन रहा है यही हो गया, जैसे DAUGHTER, इसमें क्या वोवल साथ साथ आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अब इसकी बात करता हूँ DAUEGHTR, क्या इसमें हमारे पास वोवल साथ साथ आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो दो ही तो केस बनेंगे और हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं कि कितने केस बनेंगे ऐसे जिसमें वोवल साथ साथ आने वाले हैं। कितने केस बनेंगे हमारे पास? वो 4 3 2 0। तो टोटल डॉटर को लिखने के कितने तरीके हैं, उसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, हमारे पास ही आ जाएंगे। पता नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई बात। सो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स में से माइनस कर दूंगा क्या, जो हमारे पास साथ साथ वोवल बने वो। ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। अब बात करते हैं कि टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, वो देख लेते हैं। कितने अल्फ़ाबेट है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना मेरे पास। 3 4 5, ठीक है 8 है। तो 8 फैक्टोरियल। क्या ये वर्ड्स में से कोई ऐसा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है? डी भी नहीं हो रहा, जी भी नहीं हो रहा, एच भी नहीं हो रहा, टी भी नहीं हो रहा। तो हमारे पास 8 फैक्टोरियल हो गया। माइनस ऑल वोवल अकर टुगेदर, कितने थे मेरे पास? 4 3 2 0। या तो 4 3 2 0 लिखो या फिर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, जो हमारे पास पिछले बार आंसर आया था। तो ये हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 8 फैक्टोरियल कैसे लिखूंगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 को छोड़ देते हैं। 6 फैक्टोरियल कॉमन था तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? 8 इंटू 7 56 और 3 इंटू 2 36। 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे कैसे? अब वो भी आप कर सकते हो कि इसको अब सोल्व करना ही पड़ेगा। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। 6 फैक्टोरियल को जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई बाई 50 कर देना। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 36,000। मतलब हम इस वर्ड को 36,000 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास वोवल साथ साथ ना आए तब। वोवल साथ साथ आएगा तो 4320 तरीक़ों से 4320। टोटल अरेंजमेंट दोनों को ऐड कर दो, या फिर सिंपली सीधी सी बात है 8 फैक्टोरियल वैल्यूज हो गई। बोलो समझ में आई या नहीं समझ में आई बात? आई थिंक सो समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 15 कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन बॉल्स डिस्क्स 2 green discs be arranged in a row if the disc of the same color are indistinguishable। मतलब आपके पास ये जो बॉल्स हैं आपको अरेंज करनी है, बस आपके पास ये सेम बॉल्स अरेंज नहीं होनी चाहिए। देखो एक वर्ड की तरह ही है। आप सीधा आंसर लिख दूँ क्या मैं? मतलब हमारे पास सेम बॉल्स हैं वो साथ साथ नहीं होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, एक बात बताओ, मैं इसको एक क्वेश्चन की तरह ले रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास एक वर्ड था, अभी हमने कौन सा वर्ड लिया था? हाँ, इंस्टीट्यूट वर्ड लिया था लास्ट एक्सरसाइज में जब समझे थे। तो इंस्टीट्यूट में हमारे पास कितने वर्ड थे? 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड थे। 9 वर्ड में से कितने वर्ड हमारे पास रिपीट हो रहे थे? रिपीट हमारे पास हो रहे थे। आई 2 बार हो रहा था, है ना, तो 2 फैक्टोरियल लिखा, और टी हमारे पास 3 बार हो रहा था तो 3 फैक्टोरियल लिखा था। अब वही बात यहाँ पर है,
4 5 6 7 और 2 9 है हमारे पास, तो टोटल बोल्स को तो 9 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट वर्ड को हम 9 वेज में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन 4 बॉल्स तो हमारे पास रेड है, 4 बॉल तो हमारे पास सेम है, तो उसको हम कैसे अरेंज साथ साथ कर देंगे, जैसे हमने जू एग्जाम्पल में दिया था। इसलिए कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूरी देखनी थी, वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप, इसका मतलब ही नहीं है कोई देखने का। इंस्टीट्यूट वर्ड है तो 2 वर्ड तो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, आई आई, तो अब एक सपोज करो ये वाला आई है, एक आई मेरे पास सपोज करो ये वाला आई है, तो अब इसको आगे लिखूँ, इसको पीछे लिखूँ, या इसको पीछे लिखूँ, इसको आगे लिखूँ, बात तो एक ही हुई ना। तो वही बात ये 4 रेड बॉल्स हैं, ये 4, अब इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही हमारे पास 3 येलो बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो गए, सेम काइंड्स के बॉल हो गए ना, तो हमारे पास ये टोटल आंसर हो जाएगा। सिंपल, एक लाइन का आंसर हो गया। देखो समझ आया या नहीं। तो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 15। नाउ मूव टू द, इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1260। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 16 की। देखिएगा ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो एग्जांपल नंबर 16 करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो और फिर उसके बाद एक एक पार्ट को ढंग से सोल्व करने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। कौन सा वर्ड है हमारे पास, इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस। तो पहले तो वर्ड्स की स्पेलिंग जो है उसको गलती मत कर देना, क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग को वर्ड ही गलत लिख दिया तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। इन हाउ मैनी वेज ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, कि आप पहले वर्ड जो वर्ड है डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, सेकंड भी करेंगे डू द ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, फिर डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड इन पी। तो ठीक है, पहला मैं क्वेश्चन हम करेंगे वो डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा हमें एक ऐसे वर्ड को बनाना है जो हमारे पास पी से स्टार्ट होने वाला है। तो एक बात सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स हो गए, 12। तो ठीक है, 12 ब्लॉक्स बना, समझाने के, देखो समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना बड़ी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 12, तो 12 ब्लॉक्स हो गए मेरे पास। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 12 ब्लॉक्स हो गए। लेकिन उसने बोला क्या कि डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, जो आपका पहला वर्ड है ना वो पी से स्टार्ट होना चाहिए। अब बताओ कितने वर्ड्स बनने वाले हैं। अब एक बात सुनो, कितने ब्लॉक्स बचे मेरे पास, 11 ब्लॉक्स बचे। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जस्ट प्लीज़ फोकस कैमरे का। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, देखो पी तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, बचे पी के अलावा 11 अल्फ़ाबेट्स बचे मेरे पास, तो उनको मैं 11 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर दूंगा। ठीक है ना, 11 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। लेकिन इस इंडिपेंडेंस के अंदर ये देखो कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसको तो आपको देखना पड़ेगा। देखो आई देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्या आपके पास आई है वो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या आपके पास एन रिपीट हो रहा है, यस, एन कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स हमारे पास एन आ रहा है। और देखते हैं ई, देखते हैं 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास ई आ रहा है। और डी कितनी बार आ रहा है, इंडिपेंडेंस 2 बार हमारे पास डी आ रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पी फिक्स हुआ है ना, बाकी तो और कुछ फिक्स नहीं हुआ, ना एन ना ई ना डी। अगर सपोज एन फिक्स हो जाता तो हम कुछ और तरीके, फिर क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग हो जाता। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ऑफ 3 टाइम्स एन रिपीट, 4 टाइम्स ई रिपीट एंड 2 टाइम्स डी रिपीट। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जो डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। तो इतने वेज से हमारे पास आंसर हो जाएगा। जब इसको सोल्व करने बैठेंगे आप, तो सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई करने अब आपको थोड़ा सिखाया जाएगा। 138600। हाँ, फैक्टोरियल कैसे सोल्व करना वो मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम, डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। लिसन माई वर्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, अब वही क्वेश्चन दूसरी बार आ गया, लेकिन करने का तरीका देखना है। किसकी बात कर रहे हैं, वोवल्स की, और क्या आने चाहिए, साथ साथ आने चाहिए।
तो एक बात समझो, हमारे पास वोवल्स है कौन कौन से, पहले वो देख लेते हैं। देखो E, A, E, I, O, U, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, लेकिन ई है। ई कितनी बार है मेरे पास, 4 बार है, 1 2 3 4, और आई भी तो आ रहा है 1 बार। तो हमारे पास टोटल कितने वोवल्स हो गए, 5 वोवल्स। अल्फ़ाबेट 5 हो गए, लेकिन वोवल 2 ही हैं। ठीक है, ये वोवल्स हमारे पास साथ साथ आने चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इन 5 अल्फ़ाबेट्स को मैं एक अल्फ़ाबेट मान लेता हूँ, सपोज करो Z। एक थोड़ी देर के लिए, ठीक है, समझने के लिए, लिखना नहीं है आपको एग्जाम में। Z को लिख मत देना, लिख देना बस, लेट दीज 5 अल्फ़ाबेट्स मेक ए सिंगल अल्फ़ाबेट, बस। Z डिनोट मत करना। ठीक है, तो देखो कौन कौन से वर्ड बचे उसकी बात करते हैं। आई हो चुका है, कौन बचा मेरे पास, एन बचा, डी बचा, ई हो चुका है, पी बचा, ई हो चुका है, एन बचा, डी, ई हो चुका है, एन, और ये हमारे पास सी। ये वर्ड्स बचे हमारे पास। और इसे जेड को सपोज करो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो अब हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 वर्ड्स को मैं अब कैसे भी करके अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि Z जहाँ पे भी आएगा मतलब ये 5 अल्फ़ाबेट साथ साथ आ रहे हैं। समझ में आ गई? इसलिए पहले जो क्वेश्चन समझाया था मैंने उसको ढंग से कर लेना, ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा उस क्वेश्चन को मैं। इन 8 अल्फ़ाबेट्स को मैं कैसे भी करके अरेंज कर सकता हूँ। तो कितने वेज हो गए हमारे पास, 8 फैक्टोरियल वेज हो गए। सो पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज टू 8 ऑब्जेक्ट्स, तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 8 ऑब्जेक्ट्स, मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास अभी ये वर्ड है, सपोज करो, बाकी सब भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इसको ध्यान में रखो। इसको अरेंज करने के तरीके हो गए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें कोई वर्ड जो बार रिपीट हो रहा है उसे देख लेंगे। क्या रिपीट हो रहा है मेरे पास, एन हो रहा है 3 बार रिपीट, एन 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, और डी 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इसको लिखने का तरीका तो ये हो गया, लेकिन जेड के अंदर हमारे पास ये वर्ड्स हैं, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। पता नहीं समझ में आया या नहीं, समझो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो। सपोज करो एन डी पी एन डी एन सी, जेड हमारे पास ये था तो ये भी तो हो सकता है, ई ई ई ई आई, ये भी तो हो सकता है एन डी पी एन डी एन सी ई आई ई 4 बार हो गया ना, 1 2 3 4, ये भी तो हो सकता है। मतलब ये 4-5 वर्ड्स हैं, ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में ए यू ई था, वो आपस में अरेंज हो रहे थे, तो ऐसे ही इन वर्ड्स को भी तो आपस में अरेंज करेंगे। चलो मुझे एक बात बता दो, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इसको अरेंज करने के तरीके। कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए मेरे पास, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हो गए नहीं हो गए। इन 5 फैक्टोरियल में से ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। तो 4 बार रिपीट, जो वर्ड रिपीट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। पता नहीं समझ में आया नहीं। 5 अल्फ़ाबेट हैं तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन इन 5 अल्फ़ाबेट में से ई है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 4 फैक्टोरियल आ गया नीचे। तो ये भी तो इसी का पार्ट है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए मेरे पास, टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, जिसमें वोवल साथ साथ आएंगे, तो ये तो होगा ही होगा। पहले हमने इन 8 को अरेंज किया, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, अब z को भी अरेंज करना है, इन वर्ड्स को भी अरेंज करना है, इनको अरेंज करने का तरीका हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। इसको जब सोल्व करोगे तो 16800 ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आई या नहीं बात। वीडियो को 2 मिनट लगेगा, पीछे जाके दोबारा देख लो, समझ में नहीं आया तो गारंटी समझ में आ जाएगा। बट चीज़ों को समझ लो, समझोगे तो ही हो पाएगा, रटोगे तो नहीं होगा। क्लियर और नॉट। तो हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। सो देखिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपके पास, बोल रहे डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, अभी तो मैं इसका तरीका बताया था। अभी हमने क्या निकाला, वोवल्स साथ साथ आए थे, तो हम क्या निकालेंगे, ऑल अरेंजमेंट्स, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स में से वोवल्स अकर टुगेदर को माइनस कर देंगे, वोवल अकर टुगेदर को माइनस कर देंगे। तो ऑल अरेंजमेंट्स क्या कितने होंगे, हमारे पास क्या वर्ड था, हमारे पास इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस में कितने वर्ड थे मेरे पास 12, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितनी बार हमारे पास n था
3 फैक्टोरियल, कितनी बार हमारे पास ई था, कितनी बार हमारे पास डी था, तो उनको, तो ये तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट हो गए, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पूरे इंडिपेंडेंस के इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल बन सकते हैं, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो इसके हमारे पास इतने पॉसिबल केस बन जाएंगे। वोवल अकर टुगेदर, अभी तो मैंने निकाला 16800, अब ये तो 16800 लिखो, या फिर जैसे हमने सोल्व किया था 8 क्या किया था, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। तो इसको इसमें से माइनस करना है, तो वो आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि सोल्व कैसे करेंगे। देखो 12 फैक्टोरियल है ना, 11, 10, 9 और 8 आएगा, तो 8 को हम लिख देंगे 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, क्योंकि 8 फैक्टोरियल बाद में कॉमन आके निकल जाएगा। डिवाइडेड बाई 342 नीचे का एज इट इज़ है, तो अभी मैं इसको एज इट लिख देता हूँ, मैं अगले स्टेप में कॉमन निकालने वाला हूँ इसलिए। और 5 फैक्टोरियल को तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, तो 5 4 3 2 1, और नीचे मेरे पास 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है। समझ में आई बात? 3 2 और 4 एज इट इज़ लिख दिया। क्या कॉमन निकला? 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या कॉमन निकला? 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इधर भी और इधर भी है। क्या बचा अंदर? 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9, तो कितना हो गया हमारे पास? ये सोल्व कर सकते हैं आप इसको। ये बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचा? 5 4 3 2 1, तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, तो 120। तो बस इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करने के लिए 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, तो ये तो 2 ही हो गया, तो 2 1 जा और 2 3 जा। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 2 जा 6। चलो इसको अगले स्टेप में करना चाहो तो अगले स्टेप में कर देना। इसको आप सोल्व करना पड़ेगा। 11 10 जा 110, 110 मल्टीप्लाई बाई 9 990, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 990 माइनस में 120। इसको आप सोल्व कर देना। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका? 164640। ठीक है, सोल्व कर लेना आप इसको, ये काम आपका है, छोटा सा काम है। मैं बात करता हूँ फोर्थ पार्ट की। बोल रहे डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड इन पी। तो हमारे पास ये था। आप एक बात सोचो, हमारे पास 12 वर्ड्स का एक अल्फ़ाबेट था, एक वर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 12। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 13 हो गए, 12 हो गए। बोल रहे आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट होना चाहिए आई से और एंड होना चाहिए पी पर। मतलब क्या हुआ? ये तो हो गए, बाकी कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 प्लेस पे तो कुछ भी आ सकता है। इन 10 प्लेसेस पर तो इंडिपेंडेंस में से जो आई और पी तो हो गए फिक्स, बाकी तो कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो कितने वर्ड्स बचे मेरे पास? 10। तो अरेंज, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा। टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, रिपीट कौन कौन हो रहे थे? 3 टाइम्स एन, 4 टाइम्स ई, 2 टाइम्स डी। तो ये तो हमारे पास फिक्स नहीं हुआ ना कॉर्नर पे, मतलब ये तो आपस में ये भी घुलेंगे मिलेंगे। तो कितना हो गया हमारे पास? 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 टाइम्स एन हो रहा है, 4 टाइम्स ई हो रहा है, 2 टाइम्स ये हो रहा है। आई और पी फिक्स कर दिए, ये आपस में अरेंज होते रहेंगे। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दिस वन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 12600। सो दिस इज योर ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स of this exercise and these makes your concept crystal clear, hope so। अब हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। इससे पहले प्लीज़ आप क्वेश्चंस को खुद से करने की सोल्व करना कोशिश करना एक्सरसाइज 7.3 को, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।